दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब की, जिन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 50 साल तक राज किया। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब का दौर मुगल इतिहास में बहुत अचानक बदलाव और उथल पुथल का दौर था। अपने भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार के एक कड़वे युद्ध के बाद औरंगजेब को एक ऐसा साम्राज्य मिला जो आर्थिक चुनौतियों और धार्मिक तनावों से जूझ रहा था। अपनी सादगी और गहरी धार्मिकता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब के राज्य पर इतिहासकारों के बीच बहुत बहस हुई है। सदियों बाद भी उनकी नीतियों, खासकर उनके धार्मिक और आर्थिक उपायों का विश्लेषण और बहस जारी है। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा, जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। हालांकि यह विस्तार एक कीमत पर आया। लगातार सैन्य अभियानों ने खजाने को खाली कर दिया और आबादी के बीच असंतोष बोया। इसके अलावा औरंगजेब के सत्ता को केंद्रित करने और धार्मिक रूढ़िवादिता को लागू करने के प्रयासों ने कई लोगों को, खासकर हिंदू राजपूत शासकों को अलग थलग कर दिया, जो उनके पूर्ववर्तियों के वफादार सहयोगी थे। औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चित्रित किया जाता है, जो साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक है। जबकि इस दृष्टिकोण को कुछ इतिहासकारों ने चुनौती दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब की नीतियों का मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने आने वाले दशकों तक इसके प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। यह निबंध औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, उनकी मनसबदारी प्रणाली, आर्थिक नीतियों, धार्मिक रुख और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत की जांच करेगा। औरंगजेब का शासनकाल सैन्य महत्वाकांक्षा, धार्मिक उत्साह, प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक चालाकी के सूत्रों से बुनी एक जटिल टेपेस्ट्री थी। उनके शासन को समझने के लिए हमें धर्मपरायणता या अत्याचार के सरलीकृत आख्यानों से परे देखने की जरूरत है। इसके बजाय हमें उनके शासनकाल की बहुआयामी प्रकृति से जूझना चाहिए। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल भारत को आकार देने वाली सफलताओं और विफलताओं दोनों को स्वीकार करते हुए। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की आधारशिला, सैन्य और प्रशासनिक पदानुक्रम की एक जटिल प्रणाली थी। यह अकबर औरंगजेब के परदादा द्वारा स्थापित किया गया था और मुगल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रणाली के तहत मनसबदार के रूप में जाने वाले अधिकारियों को नकद वेतन के बदले में जागीरें या राजस्व सौंपा जाता था। जागीर का आकार और पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति उनके पद से निर्धारित होती थी, जिसे जात और सवार के रूप में व्यक्त किया जाता था। जात ने मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और दायित्वों का संकेत दिया, जबकि सवार ने घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाया जो उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता थी। औरंगजेब को यह प्रणाली विरासत में मिली और अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के अनुरूप इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। उसने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से मनसबदारों की संख्या का विस्तार किया। हालांकि यह विस्तार एक कीमत पर आया। मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण जागीरों की कमी हो गई, जिससे बड़ों में प्रतिस्पर्धा और आक्रोश पैदा हो गया। इस कमी का मतलब यह भी था कि मनसबदारों को अक्सर उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों से दूर सुदूर प्रांतों में जागीरें सौंपी जाती थी। इसके अलावा धर्मपरायणता और तपस्या पर औरंगजेब के जोर ने उन्हें बड़ों के बीच भव्य जीवन शैली को हतोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। उसने जागीरों के आकार को कम कर दिया और राजस्व संग्रह पर नियंत्रण कड़ा कर दिया, जिससे कई मनसबदारों पर वित्तीय दबाव पड़ा। जहां इन उपायों का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और दक्षता बढ़ाना था, वहीं उन्होंने बड़ों के कुछ वर्गों को भी अलग थलग कर दिया, जिससे प्रशासन के भीतर तनाव पैदा हो गया। अपनी कमियों के बावजूद औरंगजेब के अधीन मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन का एक महत्वपूर्ण साधन बनी रही। इसने राजस्व के संग्रह को सुगम बनाया, एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखी और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। हालांकि मनसबदारों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी से उत्पन्न चुनौतियों ने उन प्रशासनिक कठिनाइयों को पूर्व चित्रित किया जो आने वाले वर्षों में मुगल साम्राज्य को प्रभावित करेंगी। औरंगजेब के शासनकाल में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन देखने को मिले, जो एक केंद्रीकृत और नैतिक रूप से ईमानदार साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्हें कृषि, व्यापार और कलात्मक उत्पादन से प्रेरित एक फलते फूलते अर्थव्यवस्था वाला साम्राज्य विरासत में मिला।
हालांकि उत्तराधिकार के लंबे युद्धों और एक विशाल सेना को बनाए रखने की आवश्यकता ने मुगल खजाने पर दबाव डाला था। इन चुनौतियों का समाधान करने और अपने स्वयं के आर्थिक एजेंडे को लागू करने के लिए औरंगजेब ने कई ऐसे उपाय पेश किए जिनका मुगल अर्थव्यवस्था पर था लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। औरंगजेब की प्रमुख आर्थिक नीतियों में से एक उच्च करों को लागू करना था। उसने राजस्व संग्रह को अधिकतम करने के उद्देश्य से साम्राज्य के कई हिस्सों में भू राजस्व दरों में वृद्धि की। यह कदम, जबकि खजाने को मजबूत करने का इरादा था, किसानों पर बोझ था, खासकर नए विजित क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर एक कर जिजिया को बहाल किया, जिसे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के संकेत के रूप में समाप्त कर दिया था। इस्लामी कानून के प्रति औरंगजेब की प्रतिबद्धता से प्रेरित इस फैसले ने हिंदू आबादी के कुछ वर्गों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया और राजपूत शासकों के साथ संबंधों में और खटास आ गई। राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद औरंगजेब ने व्यापार और वाणिज्य के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने कपड़ा उत्पादन जैसे उद्योगों को संरक्षण दिया, जो उनके शासनकाल के दौरान फला फूला और मुगल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने समुद्री व्यापार को भी प्रोत्साहित किया, खासकर मध्य पूर्व के साथ, जो मूल्यवान सामान और राजस्व लाता था। हालांकि औरंगजेब के सख्त नैतिक नियमों ने उन्हें दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसने अनजाने में उन कलाकारों और मनोरंजन करने वालों की आजीविका को प्रभावित किया जो शाही संरक्षण पर निर्भर थे। औरंगजेब की आर्थिक नीतियां व्यावहारिकता और धार्मिक दृढ़ विश्वास का मिश्रण है। जहां एक और राजस्व बढ़ाने के उनके उपायों का उद्देश्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखना था, वहीं दूसरी ओर जिजिया को फिर से लागू करने जैसे उनके फैसले इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या से प्रेरित थे। इन नीतियों का मुगल अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा, जिससे खजाने में तो योगदान हुआ, लेकिन आबादी के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया गया और संभावित रूप से लंबे समय में आर्थिक विकास में बाधा आई। औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर इस्लामी कानून के प्रति उनके सख्त पालन और उनकी नीतियों पर इसके प्रभाव, विशेष रूप से जिजिया के विवादास्पद पुण्य लागू करने के लिए जोड़ा जाता है। गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला यह कर औरंगजेब के परदादा अकबर द्वारा उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि औरंगजेब ने इस्लामी सिद्धांतों की अपनी व्याख्या से प्रेरित होकर 1679 में जिजिया को बहाल कर दिया, एक ऐसा निर्णय जिसके दूरगामी परिणाम हुए। जिजिया केवल एक राजकोषीय उपाय नहीं था, बल्कि इसके महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक निहितार्थ थे। औरंगजेब के लिए यह इस्लाम की सर्वोच्चता को लागू करने और धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने का एक तरीका था। इसने मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद के एक दृश्य मार्कर के रूप में भी काम किया, संभावित रूप से सामाजिक स्तरीकरण में योगदान दिया। जिजिया को फिर से लागू करने से हिंदू आबादी के कुछ वर्गों, विशेष रूप से राजपूतों के बीच आक्रोश और प्रति रेजिस्टेंस फैल गई, जो मुगलों के वफादार सहयोगी थे। इसने औरंगजेब पर धार्मिक असहिष्णुता के आरोपों को भी हवा दी, उन्हें एक कट्टर शासक के रूप में चित्रित किया। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिजिया सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया गया था। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, गरीबों और धार्मिक भिक्षुओं को कर के भुगतान से छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने उच्च प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को नियुक्त करना जारी रखा। यह दर्शाता है कि उनकी धार्मिक नीतियां साधारण कट्टरता से कहीं अधिक सूक्ष्म थीं। जिजिया बहस ऐतिहासिक जांच का विषय बनी हुई है। विद्वान इसके आर्थिक प्रभाव, सामाजिक परिणामों और इसके पूर्ण लागू करने के पीछे औरंगजेब की प्रेरणाओं पर बहस कर रहे हैं। जहां कुछ लोग तर्क करते हैं कि यह एक भेदभावपूर्ण उपाय था जिसने गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया, वहीं अन्य का तर्क है कि यह मुगल अधिकार का दावा करने और साम्राज्य के भीतर इस्लामी कानून को लागू करने का एक साधन था। व्याख्या चाहे जो भी हो, जिजिया धार्मिक जटिलताओं और सामाजिक तनावों का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है, जिसने औरंगजेब के शासनकाल की विशेषता बताई। भाग 5, औरंगजेब की स्थापत्य, विरासत, धर्मपरायणता और भव्यता का मिश्रण। जहां औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर उनकी धार्मिक रूढ़िवादिता और सैन्य अभियानों के लिए याद किया जाता है, वहीं उन्होंने एक उल्लेखनीय स्थापत्य विरासत भी छोड़ी।
वास्तुकला के प्रति उनके संरक्षण ने उनकी धर्मपरायणता, उनकी परिष्कृत सौंदर्य, संवेदनशीलता और शाही भव्यता की छवि प्रोजेक्ट करने की उनकी इच्छा को दर्शाया। हालांकि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कम भव्य संरचनाओं को चालू किया, औरंगजेब की स्थापत्य परियोजनाएं उनके पैमाने, जटिल डिजाइनों और प्रतीकात्मक महत्व के लिए महत्वपूर्ण थीं। औरंगजेब की सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों में से एक लाहौर, पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है। 1674 में बनकर तैयार हुई यह भव्य मस्जिद, जो पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनी है, मुगल स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। इसके विशाल मीनार, विशाल प्रांगण और उत्तम संगमरमर की जड़ाई का काम औरंगजेब के युग की भव्यता और कलात्मक परिष्कार का उदाहरण है। मस्जिद का डिजाइन उनके पिता शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रेरित है, जो औरंगजेब के व्यक्तिगत स्वाद को दर्शाने वाले विशिष्ट तत्वों को शामिल करते हुए मुगल स्थापत्य परंपराओं को जारी रखता है। मस्जिदों के अलावा औरंगजेब ने किलों, मकबरों और बगीचों के निर्माण का भी काम शुरू किया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा उनकी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनाया गया उनके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का एक और उल्लेखनीय उदाहरण है। हालांकि ताजमहल की तुलना में आकार में छोटा है, यह इसके डिजाइन तत्वों को प्रतिध्वनित करता है, जो फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। औरंगजेब के स्थापत्य प्रयास केवल भव्य संरचनाओं तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में मस्जिदों और मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार पर भी ध्यान केंद्रित किया। अक्सर इन परियोजनाओं के लिए अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करते थे। यह इस्लाम को बढ़ावा देने और अपनी प्रजा की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। औरंगजेब की स्थापत्य विरासत उनके शासनकाल की तरह ही बहुआयामी है। यह उनकी गहरी धार्मिक भक्ति, कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रशंसा और मुगल साम्राज्य के परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। उनकी स्थापत्य परियोजनाएं भव्य मस्जिदों से लेकर शांत मकबरों तक मुगल युग की भव्यता और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में आज भी खड़ी हैं। भाग 6, कला और विज्ञान का संरक्षण, औरंगजेब का एक अलग पहलू। जबकि औरंगजेब को अक्सर उनकी धार्मिक रूढ़िवादिता के लिए याद किया जाता है, उनके शासनकाल में कला और विज्ञान के मुगल संरक्षण को भी जारी रखा गया। हालांकि इस्लामी परंपराओं पर एक अलग ध्यान के साथ अपनी व्यक्तिगत तपस्या के बावजूद औरंगजेब ने साम्राज्य की सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखने में बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों के महत्व को पहचाना। उन्होंने विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और सुलेखकों को संरक्षण दिया, जिससे बौद्धिक विनिमय और कलात्मक रचनात्मकता का माहौल बना। औरंगजेब के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक इस्लामी छात्रवृत्ति का उनका संरक्षण था। वे स्वयं इस्लाम के एक धर्मनिष्ठ विद्वान थे, जो इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुस्लिम दुनिया भर के प्र-रिनाउंड इस्लामी विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद और भाष्य में संलग्न होकर धार्मिक बहसों में भाग लिया। उनके शासनकाल में इस्लामी न्याय ज्यूरिस्प्रूडेंस का उत्कर्ष हुआ। विद्वानों ने इस्लामी कानून और नैतिकता पर व्यापक ग्रंथों का निर्माण किया। खगोल विज्ञान में औरंगजेब की रुचि ने उन्हें वेधशालाओं की स्थापना और खगोलीय तालिकाओं के संकलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मीर मोहम्मद हाशिम जैसे खगोलविदों के काम को संरक्षण दिया, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल के दौरान जीज़े शाहजहानी के रूप में जानी जाने वाली खगोलीय तालिकाओं का संकलन किया था। अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाने वाली इन तालिकाओं का उपयोग मुगल साम्राज्य और उसके बाहर के खगोलविदों द्वारा किया जाता रहा। जबकि औरंगजेब की व्यक्तिगत धर्मपरायणता ने उन्हें अपने दरबार में संगीत और नृत्य को हतोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति और शास्त्रीय शैलियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संगीतकारों का समर्थन जारी रखा। उन्होंने सूफी संगीत की रचना और प्रदर्शन करने वाले संगीतकारों को संरक्षण दिया, जो उनके अपने सूफी झुकाव को दर्शाता है। उनके शासनकाल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी निरंतर विकास हुआ, जिसमें संगीतकारों ने नए रागों और रचनाओं के साथ प्रयोग किए। औरंगजेब का कला और विज्ञान का संरक्षण हालांकि अक्सर उनकी धार्मिक नीतियों से ढका हुआ था, उनके शासनकाल की एक अधिक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह बौद्धिक जिज्ञासा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रशंसा और मुगल साम्राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है।
इस्लामी छात्रवृत्ति, खगोल विज्ञान और संगीत के लिए उनके समर्थन ने उनके युग की बौद्धिक और कलात्मक जीवंतता में योगदान दिया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो उनके शासनकाल से आगे तक फैली हुई थी। भाग 7, सैन्य अभियान और विस्तार। विजय की कीमत। औरंगजेब का शासनकाल अथक सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य की भौगोलिक पहुंच का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया, लेकिन इसके संसाधनों को भी समाप्त कर दिया और अशांति को बढ़ावा दिया। दक्षिण में दक्कन के पठार से लेकर उत्तर पश्चिम में पश्तून हाईलैंड्स तक औरंगजेब की सेनाएं लंबे समय तक संघर्षों में उलझी रहीं, जिन्होंने मुगल सैन्य शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण की सीमाओं का परीक्षण किया। शाही महत्वाकांक्षा, कमजोर सीमाओं को सुरक्षित करने की इच्छा और इस्लाम के दायरे का विस्तार करने में विश्वास के संयोजन से प्रेरित होकर औरंगजेब ने विजयों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने मुगल साम्राज्य को बदल दिया। उसने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा के विद्रोही सल्तनत को अपने अधीन कर लिया, उनके स्वतंत्र शासन का अंत कर दिया और उनके क्षेत्रों को मुगल तह में शामिल कर लिया। हालांकि ये अभियान महंगे और लंबे साबित हुए, जो दशकों तक चले और मुगल खजाने को खाली कर दिया। उत्तर पश्चिम में औरंगजेब को पश्तून कबीलों के प्रति रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के मुगल प्रयासों का विरोध किया। सम्राट ने विद्रोही जनजातियों को अपने अधीन करने और उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पश्तून हाईलैंड्स में कई अभियान चलाए। हालांकि पहाड़ी इलाकों और पश्तूनों के भयंकर प्रतिरोध ने इन अभियानों को लंबा और कठिन बना दिया, जिससे सीमित सफलता मिली। औरंगजेब के सैन्य अभियानों ने मुगल साम्राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए एक भारी कीमत चुकाई। निरंतर युद्ध ने शाही खजाने को खाली कर दिया, जिससे औरंगजेब को कर बढ़ाने और संसाधनों का दोहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे आबादी के बीच आक्रोश फैल गया। इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए औरंगजेब को अपने शासनकाल के अधिकांश समय तक दक्कन में रहने की आवश्यकता थी, जिससे साम्राज्य के अन्य हिस्सों में प्रशासनिक उपेक्षा हुई। इस उपेक्षा ने सेना के बढ़ते वित्तीय बोझ के साथ विद्रोहों के अवसर पैदा किए, जिससे साम्राज्य और अस्थिर हो गया। औरंगजेब की सैन्य महत्वाकांक्षा, जबकि शुरू में मुगल साम्राज्य के विस्तार में सफल रही, अंततः अस्थिर साबित हुई। लंबे समय तक चलने वाले अभियान, भारी वित्तीय नुकसान और साम्राज्य के अन्य हिस्सों की उपेक्षा ने असंतोष और अस्थिरता के बीज बोए, जिससे उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में मुगल साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाग 8, अधिकार के लिए चुनौतियां, विद्रोह और प्रतिरोध। सत्ता को केंद्रीकृत करने और अपने अधिकार को थोपने के औरंगजेब के प्रयासों के बावजूद उनके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जो मुगल साम्राज्य के भीतर निहित तनावों और अंतर विरोधों को दर्शाते हैं। मुगल शासन के लिए ये चुनौतियां विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुई, जिनमें असंतुष्ट रईस, हाशिए पर मौजूद समुदाय और अपनी स्वायत्तता को फिर से स्थापित करने की मांग करने वाली क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हैं। औरंगजेब के अधिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक राजपूतों से आई, जो परंपरागत रूप से मुगल साम्राज्य के वफादार सहयोगी थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, विशेष रूप से जिज़िया को फिर से लागू करना और राजपूत राज्यों के उत्तराधिकार विवादों में उनका हस्तक्षेप ने कई राजपूत शासकों को अलग थलग कर दिया। इसके कारण खुले विद्रोह हुए, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों द्वारा, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्षों की एक श्रृंखला में मुगल अधिकार को चुनौती दी। दक्कन में औरंगजेब को मराठों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो एक योद्धा समूह था जो शिवाजी महाराज के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरा था। औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों के विलय और दक्कन पर मुगल नियंत्रण स्थापित करने के उनके प्रयासों ने मराठा प्रतिरोध को प्रज्वलित किया। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने गुरिल्ला युद्ध और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से मुगल अधिकार को चुनौती दी, कठिन इलाकों और अधिक विस्तारित मुगल सेना का फायदा उठाया। औरंगजेब को मुगल प्रशासन के भीतर से भी विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सत्ता को केंद्रीकृत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों ने कुछ शक्तिशाली रईसों को अलग थलग कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। इन असंतुष्ट रईसों ने अक्सर असंतुष्ट सैनिकों और स्थानीय सरदारों के समर्थन से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह शुरू कर दिए।
जिससे मुगल संसाधनों और प्रशासनिक नियंत्रण पर और दबाव बढ़ा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुए असंख्य विद्रोह मुगल शक्ति की सीमाओं और एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शाही नियंत्रण की नाजुकता को उजागर करते, जबकि औरंगजेब की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें इनमें से कई विद्रोहों को दबाने में सक्षम बनाया। उन्होंने अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तनावों को भी उजागर किया जो उनके शासन को प्रभावित करते थे। मुगल अधिकार के लिए ये चुनौतियां, जो अक्सर औरंगजेब की नीतियों और प्रशासनिक उपायों के प्रति आक्रोश से प्रेरित होती थीं, 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता के पतन और साम्राज्य के विखंडन को दर्शाती है। भाग 9, एक शासनकाल का धुंधलका, उत्तराधिकार और पतन। जैसे जैसे औरंगजेब का लंबा शासनकाल समाप्त हुआ, मुगल साम्राज्य अपनी विशालता के बावजूद तनाव और पतन के लक्षण दिखाने लगा। सम्राट के अथक सैन्य अभियानों, उनकी ऑस्टियर जीवन शैली और उनके केंद्रीकृत शासन ने साम्राज्य के संसाधनों, प्रशासन और सामाजिक संरचना पर भारी प्रभाव डाला था। उनके शासनकाल में बोए गए असंतोष के बीज खुले विद्रोहों और उत्तराधिकार विवादों में बदल गए, जिससे साम्राज्य के भविष्य पर छाया पड़ गई। अपने बाद के वर्षों में औरंगजेब के बिगड़ते स्वास्थ्य ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जैसे जैसे सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई, उनके बेटे महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर सिंहासन के लिए होड़ करने लगे। उत्तराधिकार के लिए यह संघर्ष उत्तराधिकार के युद्ध की याद दिलाता है, जो औरंगजेब को स्वयं सत्ता में लाया था, जिससे साम्राज्य अराजकता में डूबने की कगार पर था। उत्तराधिकारी को नामित करने के सम्राट के प्रयास व्यर्थ साबित हुए, क्योंकि उनके बेटे प्रत्येक की अपनी महत्वाकांक्षाएं और समर्थन आधार था सत्ता संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। औरंगजेब के अंतिम वर्षों के दौरान साम्राज्य की वित्तीय स्थिति भी बिगड़ गई। लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियानों, विशेष रूप से दक्कन में, ने शाही खजाने को खाली कर दिया था। औरंगजेब द्वारा कर वृद्धि और राजस्व संग्रह के माध्यम से खजाने को फिर से भरने के प्रयासों ने आबादी को अलग थलग कर दिया था और मुगल शासन के प्रति आक्रोश फैलाया था। इस वित्तीय अस्थिरता ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया, विद्रोहियों को भी इम्बोल्डन किया और साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता को कम कर दिया। 1707 में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल इतिहास में एक युग का अंत कर दिया। उनका लंबा शासनकाल, जो विस्तार और समेकन दोनों से चिह्नित था, ने मुगल साम्राज्य को बदल दिया था, जो सैन्य शक्ति, धार्मिक रूढ़िवादिता और प्रशासनिक केंद्रीकरण की विरासत को पीछे छोड़ गया था। हालांकि उनके शासनकाल में उन चुनौतियों की तीव्रता भी देखी गई जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। उत्तराधिकार विवाद, वित्तीय अस्थिरता, धीमे विद्रोह और उनकी नीतियों से उपजे सामाजिक तनाव ने एक आदर्श तूफान पैदा किया, जिसका सामना करने के लिए उनके उत्तराधिकारी असमर्थ थे। औरंगजेब की मृत्यु ने न केवल एक शासनकाल के अंत, बल्कि मुगल साम्राज्य के लिए पतन के दौर की शुरुआत को भी चिह्नित किया। उनके शासनकाल के दौरान बोई गई अस्थिरता के बीज पूर्ण संकटों के रूप में खिले। 18वीं शताब्दी में साम्राज्य के विखंडन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 10, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में औरंगजेब, विरासत और व्याख्याएं। लगभग आधी शताब्दी तक फैले औरंगजेब के शासनकाल इतिहासकारों के बीच बहुत बहस और विविध व्याख्याओं का विषय रहा है। उनकी विरासत जटिल और बहुआयामी है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादास्पद नीतियों दोनों से चिह्नित है। अक्सर एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया। उनकी धार्मिक रूढ़िवादिता, उनके महंगे सैन्य अभियानों और साम्राज्य के अंतिम पतन में उनकी भूमिका के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है। विचार का एक स्कूल औरंगजेब को एक पवित्र और ऑस्टियर शासक के रूप में देखता है, जिसने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन करने की मांग की थी। जिज़्या को फिर से लागू करना, इस्लामी छात्रवृत्ति का उनका संरक्षण और नैतिक आचरण को लागू करने के उनके प्रयासों को एक इस्लामी राज्य स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। यह व्याख्या अक्सर उन्हें आस्था के रक्षक के रूप में चित्रित करती है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के भीतर इस्लाम की सर्वोच्चता को बनाए रखने की मांग की थी। एक अन्य व्याख्या औरंगजेब की भूमिका को एक चतुर प्रशासक और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार के रूप में रेखांकित करती है।
मुगल साम्राज्य का उनका विस्तार, सत्ता का उनका केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों को उनके प्रशासनिक कौशल के प्रमाण के रूप में उजागर किया गया है। यह दृष्टिकोण अक्सर उन्हें एक व्यावहारिक शासक के रूप में चित्रित करता है, जिसने मुगल सत्ता के समेकन और विस्तार को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी। हालांकि औरंगजेब की विरासत मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भी जुड़ी हुई है। उनके लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान विशेष रूप से दक्कन में कुशाही खजाने को खाली करने और मुगल सेना को अधिक विस्तारित करने के रूप में देखा जाता है। उनकी धार्मिक नीतियों, जबकि उनकी व्यक्तिगत धर्मपरायणता से प्रेरित होकर गैर मुस्लिम विषयों को अलग थलग करने और विद्रोहों को भड़काने के लिए आलोचना की जाती है। यह व्याख्या अक्सर उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में चित्रित करती